हेलो, वेलकम एवरीवन। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट के अंदर हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस के अंदर यानी 3D के अंदर लाइंस की इक्वेशन किस तरह से बनती है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ईजी है, बट लाइन के कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ जो भी बातें हो रही है वो प्लेन में नहीं हो रही है, वो सारी बातें 3D में हो रही है। 3D में चीज़ों को समझाना आसान नहीं होता क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। देखो, किसी भी लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, दो पॉइंट्स, दो बातों से हम लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात ये है इसके अंदर कि लाइन को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि एक पॉइंट आपको दे रखा हो और फिर उसका आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रखी है। जैसे एक पॉइंट से मैंने आपको बोला कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो आप लाइन को डिफाइन कर सकते हो। या फिर मैं अगर आपको 2 पॉइंट दे दूं तो भी इन 2 पॉइंट से मिला के आप लाइन तो बना ही सकते हो। 2 पॉइंट से मिला के लाइन बनाना कौन सी बड़ी बात है? ये 2 पॉइंट से मिला के लाइन बना दी। 2 पॉइंट से मिला के आप लाइन बना सकते हो, या तो ये तरीका है, या फिर एक पॉइंट दिया जाए और आपको एक डायरेक्शन दी जाए तो आप लाइन बना सकते हो। तो लाइन बनाने के आपके पास में दो तरीके हैं। अब यहाँ पर अपन को जो पढ़ना है अपन उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइन से और डायरेक्शन से हम कैसे लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनने का बच्चों, बात हो रही है 3D की, ठीक है। 2D की बात नहीं हो रही है। 2D की बात होती तो बात ही कुछ और होती। 2D की अगर बात होती तो लाइन की इक्वेशन अपन ऑलरेडी बनाना जानते हैं। ये 11th क्लास का जो चैप्टर था लाइन्स वाला, स्ट्रेट लाइन्स, वहाँ पे अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पर हम 3D के अंदर लाइन बनाना देखेंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमारे सामने सबसे पहले एक पॉइंट है, ठीक है। ये अपना जो ए वेक्टर खींचा हुआ है ना, ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 y1 z1 मान लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो p पॉइंट लिया है ये मैंने अज्यूम किया है, एक r पोजीशन वेक्टर है जो मैंने अज्यूम किया है कि इसके जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड, ये थोड़ा अजीब लग रहा है x1 y1 z1, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। थोड़ा क्लियरली अगर आपको दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। देखो, अब इस डायग्राम में क्या, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक अपना बी वेक्टर है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कर क्या रहे हैं। हमको एक लाइन बनानी है जिसके अंदर हमको एक पॉइंट तो दे रखा है, वन पॉइंट इज गिवन, एक पॉइंट आपको दे रखा है। एंड दूसरी जो चीज आपको दे रखी है, क्योंकि देखो एक चीज से कभी लाइन नहीं बनती है। एक पॉइंट दे रखा है, दूसरी आपको जो चीज दे रखी है वो डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन किस फॉर्म में दे रखी है? डायरेक्शन बी वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है। और जो एक पॉइंट आपको दे रखा है वो ए वेक्टर की फॉर्मेट में दे रखा है। मतलब ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर आपका वो पॉइंट है। तो इस ए वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों? x1, इसको ब्रैकेट कॉमा भी लगाना पड़ेगा, x1 y1 एंड z1, ये मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट को। और जो बी की डायरेक्शन है, देखो डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनको मैं ए, बी और सी मान लेता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, x1 y1 z1 और ए बी सी के थ्रू मुझे लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा, ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना वो पॉइंट है जिसके थ्रू अपन लाइन बनाने वाले हैं। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मानने वाला था? x1 y1 और z1, ये मेरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर उसके बाद जो आर पोजीशन वेक्टर है वो अपन ने अज्यूम किया। अज्यूम मतलब कि एक पोजीशन वेक्टर जिसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये इसके कोऑर्डिनेट है। क्लियर है ये? अच्छा, ये पॉइंट मैंने क्यों अज्यूम किया है? ताकि मैं वो लाइन बना सकूं जो लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और किस डायरेक्शन में है? बी की डायरेक्शन में। अब बी तो देखो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो इस तरफ जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी की डायरेक्शन में एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से पास होने वाली, बी की डायरेक्शन में जाने वाली मेरी जो लाइन है वो है मेरी ये एल, एल लाइन भी आप कह सकते हो उसको, या एपी भी कह सकते हो। और इस लाइन के जो पोजीशन वेक्टर है वो है एक्स वाई जेड,
और x1 y1 z1 तो उस पॉइंट मतलब उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है ही। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो AP जो है ना यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। AP क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज आर वेक्टर माइनस इनिशियल इज ए वेक्टर। तो सभी देखेंगे यहाँ से ए वेक्टर क्या आएगा? AP वेक्टर प्लस ए वेक्टर, AP वेक्टर प्लस ए वेक्टर, AP वेक्टर और ए वेक्टर का सम। तो AP वेक्टर क्या है? देखो AP वही वेक्टर है जो एक्चुअल में B की डायरेक्शन में है। तो AP वेक्टर क्योंकि B की डायरेक्शन का है तो मैं इसको लैम्बडा B मान सकता हूँ, है ना। मैं इसको क्या मान सकता हूँ? लैम्बडा B, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड B के बराबर नहीं है बट ये B की डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? लैम्बडा B वेक्टर लिख दिया। तो AP अपना लैम्बडा B वेक्टर हो गया। तो ये अपना लैम्बडा B वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और यहाँ से मुझे आर वेक्टर की जो इक्वेशन मिलेगी वो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, डेट इज इक्वेशन ऑफ आर वेक्टर। आई होप आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, है ना। बहुत इतनी कोई लेवल की चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आप वेक्टर्स को देख के आइडिया लगा सकते हो, पर मैं आपको क्लियरली एक बात बोलूँगा कि आपको वेक्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए इसको समझने के लिए, है ना। डायरेक्ट बिना वेक्टर दिया अगर आप आते हो तो दिक्कत आएगी आपको। तो देखो ये जो लाइन की इक्वेशन मैंने ली है, ठीक है ना, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमड़ा बी, इसमें जो ए है वो हमेशा मेरे पॉइंट्स रहेंगे, मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ, और जो बी है वो हमेशा हमारी डायरेक्शन रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं इस लाइन के कुछ और पतों के ऊपर। जैसे कि देखो आर वेक्टर जो लिखा जाएगा, तो आर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, मतलब आर वेक्टर की जो इक्वेशन रहेगी वो ये रहेगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर जो होगा, क्योंकि देखो जैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे वैसा होगा। मैंने आपको बोला कि आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या मैंने बताया? एक्स वाई जेड होता है। ए वेक्टर के मैंने आपको क्या कोऑर्डिनेट बताया? x1 y1 और z1। तो जैसे कोऑर्डिनेट है वैसे इक्वेशन बन गई है, दिस इज नथिंग स्पेशल। ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट से बनी है। और बी वेक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो यहाँ पर ए आई बी जे प्लस सी के, तो ये अपना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इस तरह से अपने को मिल रहा है। वहीं पे जब अपन बात करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म की, तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है वो आपको ये मिलती है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और इसको इजीली निकाला जा सकता है। मैं आपको पहले निकाल के दिखा देता हूँ, मतलब लिटरली कार्टेशियन फॉर्म आपको बनानी नहीं है, आपको बस ये फॉर्म पता होनी चाहिए, आप कार्टेशियन बना दोगे। जैसे आर वेक्टर बराबर क्या है? ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए वेक्टर इज एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के। माइनस में सब पे लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है वो कॉमन है, तो सब पे लगा दिया मैंने, ठीक है। बराबर लेमड़ा बी वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। या बी वेक्टर और बी से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, बी वेक्टर और बी से, बी वेक्टर एंड बी आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। बी एक डायरेक्शन रेशियो और बी वेक्टर पूरा वेक्टर है। तो यहाँ से देखो ये अपने को मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन का आई प्लस वाई माइनस वाई वन का जे प्लस जेड माइनस जेड वन का के, और ये अपने को मिलेगा लेमड़ा ए इंटू आई, लेमड़ा बी इंटू जे, और लेमड़ा सी इंटू के। अब यहाँ से देखो आप कंपेयर कर सकते हो आई को आई से, जे को जे से, और के को के से। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स माइनस एक्स वन आपको मिलेगा लेमड़ा ए। यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? लेमड़ा। सिमिलरली आपको y माइनस वाई वन बराबर क्या मिलेगा? लेमड़ा बी। और यहाँ से y माइनस वाई वन अपॉन बी भी क्या आएगा? लेमड़ा। और सिमिलरली आप गेस कर सकते हो कि z माइनस जेड वन अपॉन सी भी क्या आएगा? लेमड़ा। तो बस इसी चीज को अगर अपन एक साथ लिख दें, है ना, क्योंकि देखो सब लेमड़ा के बराबर है, तो अपन सबको एक साथ लिख सकते हैं। तो सबको अगर मैं एक साथ लिख देता हूँ और सबको लेमड़ा के बराबर मान लेता हूँ, यही तो है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इज अ कार्टेशियन फॉर्म, है ना। मतलब आपको क्या करना है लिटरली, आप वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करो, वेक्टर फॉर्म को आप सॉल्व करो, वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करोगे आप, और आपको कार्टेशियन फॉर्मेट मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन में भी करके बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करके कार्टेशियन फॉर्म मिल जाती है, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर अलग से लगाते हो तो भी वेल एंड गुड है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इस कार्टेशियन फॉर्म में जो ए बी और सी जो आते हैं वो डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप चाहो तो ए बी सी को डायरेक्शन कोसाइन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डायरेक्शन कोसाइन से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर कभी क्वेश्चन में आ जावे तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमको तो डायरेक्शन रेशियो ही पता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो पॉइंट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट कौन सा है, 5 2 -4। ठीक है, दूसरा पैरेलल टू द वेक्टर, यानी पैरेलल यानी कि पैरेलल जिसकी बात कर रहा है वो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन जो है उसके रेशियो, देखो डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो 3 2 और -8 मैंने कोऑर्डिनेट्स में लिखा है बच्चों, ध्यान रखना। अब मैं इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। जैसे ये वेक्टर फॉर्म में आएगा 5i + 2j - 4k, और इसको बोला जाएगा बच्चों क्या, ए वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जबकि इसको क्या लिखा जाएगा, देखो इसको तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3i + 2j - 8k, और इसको बोला जाएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर इज अ डायरेक्शन वेक्टर। अब जैसा कि हमको पता है, वी नो पेन चेंज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो वेक्टर फॉर्म तो आपको पता है, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्बडा बी। तो बस आप रख दो आर वेक्टर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। देखो ए वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर इज व्हाट, 5i + 2j - 4k, दैट इज ए वेक्टर, प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज 3i + 2j - 8k, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब मुझसे आप पूछोगे कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म जितनी ही इजी है। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है x - x1/a, y - y1/b, और z - z1/c। ठीक है, तो मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म दो तरीके से दिखा देता हूँ। एक तो आप डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, जैसे x1 y1 z1 आपको पता ही है, ये जो पॉइंट होते हैं ये x1 y1 और z1 होते हैं, और ये जो पॉइंट है वो a b और c होते हैं। डायरेक्शन के पॉइंट्स आर द डायरेक्शन रेशियोज। जो पॉइंट अपने को दे रखा है उसके जो पॉइंट है वो x1 y, मतलब वो वाला पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 एंड z1। तो x1 y1 z1 ऑल क्लियर। x - 5/a इज व्हाट 3 इज इक्वल्स टू y - y1, दैट इज y - y1 इज 2 एंड b इज 2। इधर से z - z1, तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 बाय -8, बिकॉज c इज -8। वहीं पे दूसरी ओर अगर मुझे r वेक्टर पता है, 5i + 2j - 4k, 5i + 2j - 4k। ठीक है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ आगे भी आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह में शायद ही मैं आपको सिखाऊं, तो यहाँ पे मैं इसको सिखाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से। तो देख लीजिए आप, λ3i + 2j - 8k, प्लस λ3i + 2j - 8k, 3i + 2j - 8k, ये आर है। तो आर क्या होता है बच्चों, आर वेक्टर इज xi y j z k। ये आर वेक्टर का ये फिक्स है, आर वेक्टर हमेशा यही होता है। इसको आप भले याद कर लीजिए, है ना। जो नए नए बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी इसके अंदर। आर वेक्टर आप याद कर लीजिए, आर वेक्टर यही होता है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें आप याद करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन आप चीज़ें याद करने लग गए अगर, तो आप कम कम दिक्कत आएगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा ना, ये तो होता ही है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊं कि ये पोजीशन वेक्टर है, इसको अपन ने कैसे लिया, ये भी मैंने आपको समझाया है आगे आगे, लेकिन फिर भी ठीक है। तो देखो xi + y j + z k, तो मैं लिख रहा हूँ आर की जगह। इधर देखो 5i + 2j - 4k, तो यहाँ पे है ही है, प्लस लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये मिलेगा मुझे 3λi + 2λj -8λk। अब यहाँ से इस वेक्टर को उठा के मैं पूरा इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखो क्या मिलेगा मुझे। मैं पूरा स्टेप लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेप, है ना, बाकी इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं करता है।
देखो इधर आके प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं बराबर, बराबर 3 λ i 2 λ j माइनस 8 λ के। तो यहाँ पे देखो आई से आई को माइनस करना है, यानी x माइनस 5 ऑफ i प्लस वाई माइनस, ठीक है, y माइनस 2 ऑफ j प्लस z+4 ऑफ k, है ना, x से x, y से y, z से z, इजिकल्स टू 3 λ i 2 λ j एंड माइनस का 8 λ के। अब आपको आई से आई, जे से जे और के से के कंपेयर करना है। तो देखो मैं एक कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी सारा मैं नहीं करूँगा। x-5 जो है बराबर हो जाएगा किसके, 3 λ के। तो यहाँ से x-5/3 किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ से y-2/2 ये भी लैम्बडा के बराबर आ जाएगा। और इधर से z+4/-8 भी लैम्बडा के बराबर आ जाएगा। अभी तीनों लैम्बडा के बराबर, तो एक साथ लिख दो आप, x-5/3 इजिकल्स टू y-2/2 इजिकल्स टू z+4/8 -8, एंड दैट इज द सेम आंसर। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो खैर आंसर ही है। अब ये जो सेकंड टाइम मैंने किया है आपको बहुत लंबा लगा होगा, बहुत लंबा है, वाकई में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कार्टेशियन फॉर्मेट ये होता है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यूज, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको तो सॉल्यूशन, आपको तो कार्टेशियन फॉर्म पूछी है इसने, है ना। इसको ऐसे तो नहीं बोला कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाओ, लेकिन अगर ऐसे बोलता है कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाओ, तो आपको यही करना है, यही स्टेप आपको फॉलो करनी है। क्लियर। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच का एंगल। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, दो लाइन्स के बीच का एंगल कैसे बनता है। देखो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स L1 और L2 आपको दे रखी है। इन दोनों लाइन के जो बीच का एंगल है वो है थीटा। अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है, तो थीटा आप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। आप क्या करोगे, ये जो दोनों लाइन्स है इनके डायरेक्शन रेशियो लेके इनके दो वेक्टर बना सकते हो। जैसे लाइन L1 के लिए आप एक वेक्टर बना सकते हो, क्या वेक्टर बना सकते हो, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर बना सकते हो। वैसे L2 के लिए आप क्या बना सकते हो, a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये आप L1 और L2 के वेक्टर बना सकते हो। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी, तो सभी को पता है कि वेक्टर में डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, कि वेक्टर अगर आप पढ़ के आए हो, है ना, तो आपको पता है कि वेक्टर में a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हो। आप खुद देखो ये पूरा का फॉर्मूला किसको रिसेंबल कर रहा है। ठीक है, आपके दो वेक्टर है, आप इनका डॉट करोगे तो कैसे करोगे बताओ मुझे, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे, b1 को b2 से करोगे और c1 को c2 से करोगे, तो वही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो बताओ इसका L1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, दैट्स इट। सब कुछ तो सेम है यार। तो वेक्टर में जैसे हम निकालते हैं वैसे ही, पर वेक्टर में एक बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप भेजे में फिट कर लीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपकी जो जो एंगल बन के आता है यहाँ पर, ठीक है ना, जो एंगल आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान, देखो मोड लग रहा है यहाँ पे, मोड किस लिए लग रहा है, ये मोड इसीलिए लग रहा है, ये पॉजिटिव आंसर के लिए ही लग रहा है। साफ साफ बोल रहा है कि आंसर बेटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट हो सकता है, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा एक्यूट ही तो होगा। आप बोलोगे सर आप लाइन को बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा देते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा देते हो तो आप ये एंगल निकालने की बात कर रहे हो, बट सिलेबस ये बोलता है कि ये एंगल क्यों निकाल रहे हो भाई, आप एक्यूट एंगल निकालो ना। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप दो लाइंस के बीच के एंगल आप निकालना चाह रहे हो, तो आप एक्यूट एंगल निकालोगे। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह की बात यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड वोड लग रहा है, इसका सेंस तो यही है। ठीक है ना, कि आप एक्यूट एंगल निकालो। बाकी देखो डायरेक्शन सेंस है पूरा का पूरा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, नेगेटिव आएगा, बट आपको पॉजिटिव लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आपकी बात है।
ठीक है। और इसमें देखो ओरिजिन से माना गया है दोनों को ना, ओरिजिन से माना गया है। अगर ओरिजिन से नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन तो आपको वही मिलेगी। देखो दो बातें इसके अंदर अपन ध्यान कर लेंगे। टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 R, इसको रट लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बिल्कुल सही बात है। अगर दो लाइंस के बीच का जो एंगल है बिल्कुल ही 90 हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल ही क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसका मतलब लाइन के बीच का एंगल अगर 90 तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर होती है तो उस केस में क्या होगा बेटा, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये दोनों जब उधर ट्रांसफर होंगे तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये हमको कंडीशन मिलेगी, ये हमको कंडीशन मिलेगी परपेंडिकुलर की, एंड दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक वैसे ही जब ये लाइंस पैरेलल होगी तो हमको पैरेलल की कंडीशन भी मिल जाएगी। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। पैरेलल की कंडीशन को यहाँ से नहीं मिल रही है आपको, पैरेलल की कंडीशन आपने डायरेक्टली निकाल, सबको पता है पैरेलल की कंडीशन क्या है। वेक्टर अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको सब पता है, नहीं पढ़ के आए हो तो कृपया कर पहले वेक्टर पढ़िए। एक बार वेक्टर आप पढ़ो बच्चों, उसके बाद कोशिश करो आप 3D पढ़ो, ठीक है ना। सिर्फ अगर समझना है तो समझना है, और समझना नहीं है तो क्वेश्चन तो वैसे भी करवा देंगे, क्वेश्चन करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन तो आपको वैसे ही बता दिए जाएंगे और क्वेश्चन उस पैटर्न से हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन ऐसी दे रखी है, आर बराबर A1 प्लस लेमड़ा B1 और आर बराबर A2 प्लस म्यू B2 है ना, म्यू एंड लेमड़ा कॉन्स्टेंट। तो इस केस में जो एंगल होगा स्टिल वही एंगल रहेगा, स्टिल फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। बस याद ध्यान रहे कि यहाँ पे जो B1 है उसके कोऑर्डिनेट है A1I B1J प्लस C1K, और यहाँ पर जो B2 है उसके कोऑर्डिनेट है A2I B2J और C2K। अगर ये कोऑर्डिनेट्स है तो आप खुद देखोगे कि आपका आंसर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये सेम आंसर आना चाहिए। अभी तो जस्ट बताया, लाइन L1 और L2 की जब अपन ने ये कोऑर्डिनेट लिए तो ये आंसर आया था। B1 B2 के भी अगर आप ये कोऑर्डिनेट ले लोगे यही आंसर आएगा। कहने का मतलब आंसर तो सेम आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। हर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, तो लाइंस आपको दे रखी है, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो बच्चों देखो इस पूरी इक्वेशन का मेरा कोई काम नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को रीड करूँ तो आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k जो लिखा हुआ है, इस वाले से मुझे कोई खास मतलब नहीं है। इधर भी नीचे 5 प्लस 2j से मतलब नहीं है। लेमड़ा के अंदर जो लिखा हुआ है डेट इज द डायरेक्शन, और मुझे इसी से मतलब है, ठीक है ना। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है ना, ये अंदर जो लिखा है ना ये डायरेक्शन है, और मुझे इस डायरेक्शन से ही काम है, इस डायरेक्शन से ही मेरा एंगल निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, आप मान लेंगे कि लेट B1 जो है वेक्टर है ना, कितना हो जाएगा बोलो, I प्लस 2j प्लस 2k, और जो B2 है वो आपका आप मान लोगे क्या मतलब दे रखा है 2j प्लस 6k, ये आपका B1 B2 आप मान रहे हो ना, ये मान रहे हो। ये I प्लस 2j और 2k तो आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो जो बीच का एंगल है वो क्या होता है, हम ध्यान देंगे B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। और आपको इससे नहीं करना, आप कहते हो कि हम रट्टू है तो रट्टू आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो A1 A2 B1 B2 C1 C2, मैं कैसे भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो A1 A2 A1 B1 C1, A1 B1 और C1 में आपको बताऊं तो A1 B1 C1 आर 1 2 एंड 2। वैसे ही A2 B2 और C2 जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 3 2 एंड 6। अब तो कर लो भाई इस फॉर्मूले से। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय, साइन का ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिखा है जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। तो कॉस थीटा बराबर A1, देखो A1 1 इंटू 3 A1 A2 यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय
ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आई होप आप देख पा रहे हो, 1 2 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है सामने 3 2 6, वही से देख के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और एक 9, यानी रूट 9 आ गया। इधर भी चेक कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 4 40, और यहाँ पे 9 49 49 आ गया। ठीक है, 12 4 16 17 18 19 बटा 3 गुणा 7, 7 तारीख किस 19/21। तो कॉस थीटा आपका आ रहा है 19/21, और थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। लिटरली बच्चों इतना बड़ा सॉल्यूशन मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना, मतलब जो क्वेश्चन 2 लाइन का है वो 2 लाइन में खत्म हो जाए मुझे अच्छा लगेगा। लिटरली 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। आप वेक्टर लिखो, आपको ABC तो दिख ही रहे हैं आगे, 1 2 2 3 2 ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, बस उनको आप रखो ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला भी आपको याद है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। मैंने बोला था कि जब भी कार्टेशियन फॉर्मेट लिखा होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, इधर भी देखो ये रही आपकी डायरेक्शन, और आपको किससे मतलब है अगर आपको एंगल निकालना है तो ओनली एंड ओनली डायरेक्शन से। तो देखो इस बार A1 B1 C1 कौन है, तो 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4, और A2 B2 C2 कौन है, तो A2 B2 C2 1 1 2 1 1 2। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, बस वैल्यू पुट फॉर्मूला में पुट कर दो। तो कॉस थीटा बराबर, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा लेकिन मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और फिर अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले का, मैग्नीट्यूड सेकंड वाले का, ऐसे ही करने वाला हूँ मैं। 3 × 1 + 5 × 1 + 4 × 2 लिख दिया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जो करना था। फिर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। नीचे देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 25, यानी 50 आ रहा है रूट का। 2 का स्क्वायर 4 5 6, रूट का 6 आ रहा है। ठीक है, इधर से कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बटा ये 50 का तो अपना आ जाएगा 5√2, और रूट 6 का तो 6 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 6 दूनी 12 हो रहा है, तो एक 4 का 2 और बाहर आ रहा है, तो वो भी आप निकाल सकते हो ना। तो कॉस थीटा बराबर 16/5, एक 2 और बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3। ठीक है ना, मतलब मैं समझा देता हूँ, 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 2 2 का 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से अब 16 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 8/5√3। तो लगभग ये आपका आंसर है। अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो मैं अगले लाइन से करता हूँ, 8/5√3 इंटू √3/√3, रेशनलाइज किया मैंने, तो ऊपर तो 8√3 आ जाएगा, और नीचे 5, √3 × 3 3 होता है, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो थीटा जो आपका आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 8√3/15। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब अपन आ जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ। ठीक है ना, अपन ने 2 चीज़ें पढ़ ली, लाइन के इक्वेशन अपन ने पढ़ ली, एंगल भी अपन ने निकालना सीख लिया, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको सीखनी है। बच्चों यहाँ पर देखो, थोड़ा यहाँ पर समझ के चलना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ में भी नहीं आता है, मतलब कॉल करना क्वेश्चन करना वो तो एक बात की बात है, समझ में भी नहीं आता है। देखो मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 2 लाइंस की आप निकालना चाह रहे हो, पहली बात तो लाइंस कितने तरह की हो सकती है, लाइन 3 तरह की हो सकती है। देखो या 2 ही लिखी हुई है, पैरेलल स्क्यू, एक और होती है बेटा, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। 3 तरह की लाइन हो सकती है। पहला तो ये कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब 2 लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही है, बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात, उसके बीच की डिस्टेंस 0 होगी, बात ही खत्म। अगर 2 लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग है तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, काटी काटी गई है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें अपन, सबसे कम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, अगर 2 लाइन काट के जा रही है तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगी। अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल है,
कैसी दो लाइंस आपस में बिल्कुल ही पैरेलल है ना, एकदम पैरेलल है, तो उस केस में उसके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल निकाली जा सकती है, और वो डिस्टेंस जो भी आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं बार बार। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली कोई बात नहीं होती है पैरेलल लाइंस के अंदर, बस जो डिस्टेंस होती है लाइंस के बीच की वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये वाला थोड़ा सा अपने फेवर में चलता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उसकी डिस्टेंस निकालना बहुत ही ईजी। अब स्क्यू लाइंस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो स्क्यू लाइंस क्या होती है। देखो ऐसी लाइंस जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना तो पैरेलल है, और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि अगर ना तो इंटरसेक्टिंग है ना तो पैरेलल है, ऐसी कौन सी लाइन होती है आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि लाइंस अपन दो ही तरह की जानते हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। लेकिन बेटा वो दो तरह की लाइंस प्लेन में होती है, प्लेन मतलब समतल में, प्लेन में दो ही तरह की लाइन पॉसिबल है, या तो दो लाइन एक दूसरे को काट दे और नहीं काटे तो पैरेलल हो, ये दो ही तरह की पॉसिबल है, प्लेन में दो ही पॉसिबल है। लेकिन 3D में ऐसा नहीं है, 3D में तीन पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो वही है इंटरसेक्टिंग की, दूसरी पॉसिबिलिटी भी वही है पैरेलल की। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी बन के आती है 3D में, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस जो पैरेलल तो नहीं है और एक दूसरे को काट भी नहीं रही है। देखो इस तरह से, जैसे एक लाइन सीधी ऊपर जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे, है ना। अगर मैं आपको समझा पाऊँ, आप कृपया कर 2 मिनट के लिए मेरे को देख लीजिएगा। ठीक है, ये दो लाइन्स है, अगर ये पैरेलल तो ऐसे होगी, ठीक है ना, अगर ये पैरेलल है तो ऐसे होगी, अगर ये पैरेलल है तो ऐसे होगी। लेकिन अगर ये स्क्यू है ना, इसको देख पाए हो आप, ये स्क्यू है तो ये इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से, देखो इस तरह से। अब ये ना तो पैरेलल है, ठीक है, और ना ही ये इंटरसेक्टिंग, काटेगी नहीं एक दूसरे को, ये तो उधर जा रही है इधर जा रही है, कैसे काटेगी बताओ मुझे, काट ही नहीं सकती, ना आज काटेगी ना कल काटेगी। ये उधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन ही अलग है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है तो वो कभी काटेगी नहीं, और क्योंकि वो कभी काटेगी नहीं, ठीक है ना, तो मतलब वो इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। दूसरी बात, ये पैरेलल भी नहीं है, ये कौन से एंगल से पैरेलल है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है एक ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ पैरेलल है ये। पैरेलल एक ही दिशा में होती है, जस्ट अपोजिट होती है ना, तो ये पैरेलल है। अगर पेन आपको नहीं दिख रहे हैं डायग्राम में, मेरे हाथों को देख लीजिए, इस तरह से अगर कोई लाइन जा रही है तो इस तरह से, इस तरह से, तो ना तो ये इंटरसेक्टिंग है, काट नहीं रही है ना, मेरे हाथों को काटते हुए दिख रहे हो तो नहीं काट रही है ना, इस तरह से देख सकते हो, काट नहीं रही है, बस इस तरह से लाइन जा रही है, तो इसको अपन बोलते हैं स्क्यू लाइंस। समझ में आपको थोड़ा सा हो सकता है ना भी आवे, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो 3D का है, 2D में होता तो मैं आपको 2 मिनट लग रहे ये डायग्राम बना के दिखा देता, ये देखो ये देख लो स्क्यू लाइंस, ठीक है, बट ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्यू लाइंस में 2D वाले स्पेस में बना ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, 2D के अंदर में स्क्यू लाइंस बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता मैं, ठीक है ना। 3D के अंदर ही ये लाइंस बनती है, इसलिए मैं 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर यहाँ पर जो एक डायग्राम है, इसके अंदर आपको स्क्यू लाइंस की हिंट जरूर मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो एक जो लाइन है वो इस चल रही है ना, इस प्लेन पे, देखो इस प्लेन पे चल रही है, इस लाइन को जी ई लाइन या लाइन L1 बोल देता हूँ मैं। दूसरी जो लाइन है वो डी बी वाली लाइन है, लाइन L2। आप ध्यान से अगर देखोगे ना, दोनों लाइंस का प्लेन अलग अलग है, अलग अलग प्लेन है, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइंस होती है बेटा स्क्यू लाइंस, ठीक है, अलग अलग प्लेन पे काम करती है, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस आई होप आपको समझ में आ गया हो, और नहीं आया है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप कोशिश कीजिएगा खुद से समझने की, बस इतना ध्यान रखिए, ये इन 3D, इन 3D स्पेस, ठीक है ना, फॉर्म्ड, ये इन 3D, ये सिर्फ 3D में बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट इन 2D में, क्लियरली बोल रहा हूँ। 2D में कोई बना के दिखा दे मुझे स्क्यू लाइंस, ऐसे तो दिखा सकता है इस तरह से, है ना, नॉर्मली दो लाइनें खींच के ऐसे दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो स्क्यू लाइंस 3D का कंसेप्ट है बच्चों, और आपको ध्यान रखना है कि अगर स्क्यू लाइंस है तो वो तो अपने अपने रास्ते जाएगी, तो उसके बीच में भी क्या होगा बच्चों, कहीं ना कहीं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, तो बस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको स्क्यू लाइंस की निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगी वो भी अपन देख लेंगे, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन आप जानते ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, वो भी दो लाइंस है, ठीक है, उनके बीच में आप एक परपेंडिकुलर पॉइंट मानकर, परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, दो लाइन जो भी कट कर रही है उसके बीच में, वो परपेंडिकुलर लाइन जो आप खींचेंगे उसकी जो डिस्टेंस होगी बस वही, उसको अपन क्या मानेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला, अपना दो लाइन की इक्वेशन है आर और आर, एक A1 प्लस लेमड़ा B1 है, एक A2 प्लस म्यू B2 है, ये दो लाइंस की इक्वेशन, और इस तरह से क्रॉस कर रही है L1 और L2।
यहाँ पर R1 और सॉरी R1 मतलब मैं इसको बाबा R1 बोल रहा हूँ, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। आपको इस लाइन L1 L2 के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के A1 A2 वेक्टर आपको दे रखे हैं और डायरेक्शन दे रखी है लेमडा V1 और म्यू V2। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, D बराबर मोड ऑफ, मोड मोड तो लग ही रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पहले B1 और B2 का क्रॉस, क्योंकि दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर होगा ना वही अपना क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने B1 क्रॉस B2 किया है। फिर उसका डॉट किया है अपन ने A2 क्रॉस A1 के साथ में, A2 क्रॉस A1। ठीक है, A1 और A2 जो है पर्टिकुलर आपको दो पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं, उसका भी क्रॉस किया है। यहाँ पे मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, मिसप्रिंट है, बिल्कुल है। अच्छा ये नहीं है ना, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। A2 क्रॉस A1 ने नई बुक के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसके अंदर ये भी एक गलती है। तो यहाँ पर A2 क्रॉस नहीं है, यहाँ पर है A2 माइनस A1 है ना, क्रॉस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2, फिर A2 माइनस A1 है। ठीक है ना, A2 माइनस A1 है, फिर नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 अपन B1 क्रॉस B2, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस के आ सकता है। वो उसकी अच्छा, इसका एक डेरिवेशन भी आता है पूरा का पूरा, पर मतलब लिटरली मैं मना करता हूँ कि 2D के अंदर इसका डेरिवेशन सिखाना नहीं पॉसिबल है। मतलब इसकी शुरुआत ही नहीं कर सकते अपन, स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे अपन। और कर तो लेंगे, लिख देंगे चीज़ों को कि ये उसका प्रोजेक्शन है, फिर यहाँ से अपन उसको वेक्टर को ले रहे हैं, बट क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब समझ में वो चीज़ आनी भी नहीं है, अगर पूरी सॉल्व भी कर दी जाए तो भी। तो इससे बड़ा याद ही करना, तो इसको याद कर लो ना भाई, फॉर्मूले को, है ना। बाकी डेरिवेशन तो करवा देंगे, डेरिवेशन तो बुक में भी दे रखा है और करवाया जा सकता है। और ये 3D में काम करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा 3D मतलब सामने अगर कोई अपन इमेजिन कर सके तो ठीक है, अदरवाइज हमको दिखना चाहिए 3D में पूरा प्रॉपर, तो ही हम इस ग्रेजुएशन को कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, तो इसको भी भैया याद कर लीजिए आप, ये इसका कार्टेशियन फॉर्मेट है। ठीक है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये यहीं से आया है ना, यही देखो, हमेशा कार्टेशियन फॉर्मेट यहीं से आता है। ठीक है, तो यहीं से आपका कार्टेशियन फॉर्मेट आया है, आप इसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसी के साथ में अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल है, दीज आर द पैरेलल लाइंस, अब देखोगे कि B1 B2 को, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर को B वेक्टर से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत लाइंस आर पैरेलल। अगर वो पैरेलल होगी तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा डिस्टेंस का वो सिंपल B, क्योंकि B1 B2 तो रहे ही नहीं है, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 बाय B। मतलब जो पहले वाले फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 था, उसकी जगह ओनली B आ गया है, ओनली B। ठीक है ना, क्लियर सभी को, बस B आ गया है और ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो B क्रॉस B का लेकिन क्रॉस है किसके साथ में, A2 माइनस A1 के साथ में बाय B। पहले वाले फॉर्मूले में क्या डॉट था, है ना, अब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। B1 क्रॉस B2 से डॉट था A2 माइनस A1 का, अभी क्या हो गया, खाली B क्रॉस है A2 माइनस A1 से, है ना। तो ये लिटिल डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ में एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं हम। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, इसके एग्जांपल्स और कंसेप्ट ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, इसमें कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रही है। देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर्स इक्वेशंस आर गिवन। सबसे पहले तो आप छाट लो भाई, इसके अंदर अपने को देखो, इसके अंदर अपने को A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए। ठीक है, तो A1 कौन होगा, देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे हम, जो ये लिखा होता है, मैंने को बताया था कि ये A होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो B होता है। तो अगर ये मेरी लाइन L1 है तो ये A1 है और ये B1 है। वैसे ही ये जो है ये A2 हो जाएगा, और ये जो है ये अपना क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो A1 A2 B1 B2 आपको दिख गए होंगे साफ साफ, बस देख के लिख दीजिए आप। तो A1 आपका हो जाएगा I प्लस J, इसमें K जीरो हो रहा है। A2 आपका हो जाएगा 2I प्लस J माइनस K। वैसे ही B1 आपका हो जाएगा 2I माइनस J प्लस K, एंड द B2 इज 3I माइनस 5J
प्लस 2k, दैट इज द ऑल वेक्टर्स। अब वी नो दैट, हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 का डॉट कर दीजिए किससे, a2 माइनस a1 से, वेक्टर है सर, है ना, वेक्टर है, मैं लिखना भूल जाऊँ लेकिन ध्यान रखना है वेक्टर है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। यानी कि मैं अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कुछ बातें अपने दिमाग में फिट करूँ, तो मुझे b1 क्रॉस b2 तो निकालना है, मुझे a2 माइनस a1 भी निकालना है, तो मैं इसको अलग से निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं a2 माइनस a1 निकाल के रख देता हूँ। तो देखो a2 इज 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ये अपना a2 माइनस a1 इज i प्लस जे, i प्लस जे माइनस कर दीजिए, तो दो में से एक गया तो एक ही बचेगा, यानी खाली i बचेगा, जे में से जे गया तो 0j, और माइनस के तो k बचेगा। ये अपना a2 माइनस a1 है। अब यहाँ से इसको फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, अब हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। देखो b1 क्रॉस b2 यानी कि पूरा आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा i j के, फिर उसके बाद में b1 के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 और 1, और जो b2 के कोऑर्डिनेट्स है वो है 3 माइनस 5 एंड 2, 3 माइनस 5 एंड 2। ठीक है, फिर वही है प्लस माइनस प्लस, सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले आई लेंगे अपन, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस का आ जाएगा, फिर माइनस का जे लेंगे, तो 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3, फिर प्लस का के लेंगे, तो 5 2 जा 10 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। यहाँ से b1 क्रॉस b2 हमको मिलेगा, देखो 5 में से 2 गया तो 3, 3i, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 यानी कि माइनस जे, 10 में से 3 यानी कि 7 बचेगा माइनस का 7k। ये b1 क्रॉस b2, ये हमारी दूसरी चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ हमको एक और निकालनी है, वो है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो वो भी आप निकाल दीजिए, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 1 10, 10 प्लस 49 यानी कि 59 हो जाएगा, तो रूट 59 पे अटक जाएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो है वो रूट 59 आ चुका है, इसको थर्ड चीज़ मान लीजिए। अब क्या करना है बच्चों, सब उठा के इस फॉर्मूले में पटक दो, सबका सब उठा के इस फॉर्मूले में पटक दो, तो d बराबर, देखो b1 क्रॉस b2 क्या आया है, 3i माइनस जे माइनस 7k, तो 3i माइनस जे माइनस 7k का डॉट a2 माइनस a1 से, और a2 माइनस a1 क्या आया है, i प्लस 0j माइनस के, i प्लस 0j माइनस के, ये डॉट करना है ना दोनों को, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रखना था, तो मैग्नीट्यूड कितना आया है, रूट 59, तो रूट 59 डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अपन रख दिया। ठीक है, तो सब कुछ हो गया है, बस सॉल्व कर दीजिए इसको, d बराबर 3 1 जा 3, 0 से 0 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 7 आ जाएगा, और रूट 59 सॉल्व करेंगे, 7 और 3 10 बटा रूट 59, ऑलरेडी आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आने दो, तो डिस्टेंस 10 बाय रूट 59, और लास्ट में यूनिट जरूर लगाना क्योंकि कोई ना कोई यूनिट तो होगी। ठीक है ना, ये अपना आंसर रहेगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो अगला एग्जाम्पल जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 और L2 गिवन बाय, तो वही है हर बार की तरह, A1 A2 B1 और B2 अपने को लिखना है। तो A1 कितना आ रहा है, देखो i प्लस 2j माइनस 4k, बस आप देखते रहो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ ये A1 है, नीचे जो लिखा हुआ A2 है, यानी कि 3i प्लस 3j माइनस 5k। अब B1 B2 एक बार चेक करो, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और ये दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k, सेम ही तो आया। जब ये दोनों सेम हो
या फिर ये दोनों प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, जैसे ये 2 3 6 है तो ये 4 6 और 12 भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं। ऐसा हो तो आप समझ जाना कि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। क्वेश्चन में ये मेंशन करे तो जरूरी नहीं है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस गिवन बाय। आपको सिंपल इसने क्वेश्चन में साफ आप देख सकते हो, पूछा इसने डिस्टेंस बिटवीन लाइंस बस। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन बी। बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन बी। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर देखो क्या है, क्योंकि बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर को एक ही मानकर यहाँ पे बी वेक्टर मान लिया जाता है। तो बी वेक्टर हो जाएगा अपना 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो बी वेक्टर तो हमको मिल गया, ठीक है। फिर अपने को और क्या क्या रखना है इसके अंदर? ए टू माइनस ए वन। तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। ए टू इज वॉट? 3i 3j माइनस 5k। 3i प्लस 3j माइनस 5k को माइनस करना है i प्लस 2j माइनस 4k। i प्लस 2j माइनस 4k से। तो ये क्या आएगा देखो, ए टू माइनस ए वन बराबर, तीन में से एक गया तो दो, फिर तीन और तीन में से दो गया तो एक, यानी खाली जे बचेगा। फिर 5 और माइनस में प्लस का 4, तो -5 में से 4 गया तो माइनस का के बचेगा। ये अपना ए टू माइनस ए वन आएगा, इसको सेकंड मान लेते हैं। दो ही चीज़ें चाहिए इसमें बस, ए टू माइनस ए वन और बी। अब बी का क्रॉस करना है ए टू माइनस ए वन के साथ, तो ये भी आपको अलग से ही निकालना पड़ेगा। बी का क्रॉस ए टू माइनस ए वन के साथ, देखो क्या आएगा, वही आई जे के। तो पॉइंट्स है 2 3 और 6, 2 3 और 6, और इधर से 2 1 और -1। ये पॉइंट्स अपने हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से बिंदास होके। आई क्या आएगा देखो, 3 1 3 माइनस का 3 माइनस 6 1 6 माइनस जे, 2 1 2 माइनस का 2 माइनस 6 2 2 प्लस का के, 2 1 2 माइनस 3 2 6। फाइनल सॉल्यूशन कर लेते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन का। ये अपना आएगा 6 7 8 9, तो माइनस का 9i, 12 और 2 14, प्लस का 14, प्लस का 14j, और 6 में से 2 गया तो माइनस का 4k। तो ये अपने को मिल चुका है। और अपने को अब और क्या चाहिए इसमें, बस बी चाहिए, यानी बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। बी का मैग्नीट्यूड तो अपन यही निकालते हैं यार, ये बी निकला था, जब इसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ जाएगा 49, 49। तो 49 का जो रूट होता है वो 7 होता है, ठीक है ना। ये भी अपना सेकंड मान लेता है, और जो बाद में मिला था उसको थर्ड मान लेता है। यहाँ जो आया उसको फोर्थ मान लेता है। तो अब यूजिंग, अपने को तो काम का दो ही है, फोर्थ एंड सेकंड। सेकंड और फोर्थ से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला में सीधी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, बी वन क्रॉस ए टू माइनस ए वन आपने निकाल दिया है, -9i प्लस 14j माइनस 4k डिवाइडेड बाय जो बी है वो अपना कितना आया है, 7 आया है, ये 7, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका मोड निकालना है, ठीक है। वेक्टर तो आपको मिल चुका है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज मोड इज मीन्स मैग्नीट्यूड। उसका जो फाइनल मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन अंडर रूट का यूज़ करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो -9 का स्क्वायर, इसको मैं 9 का स्क्वायर लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड में प्लस ही होना होता है, पता है सबको। प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे देखो 7 का स्क्वायर वापस 49 हो जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 83, 9 9 81, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, 196, और 4 का स्क्वायर 16 होता है अपॉन 49।
सबको जोड़ देंगे तो 10 6 12 और एक 13, 9 9 10, 9 9 18 और एक 19, फिर एक और एक 2, 293 आ रहा है। तो रूट के अंदर 293/49, 49 तो बाहर आ जाएगा, 293 का क्या होगा देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं कुछ होगा। 49 का 7 बार आ जाएगा यूनिट के अंदर। ये अपना आंसर है। यूनिट लगाना जरूरी है, यूनिट लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई यूनिट तो होगी, उसकी डिस्टेंस है, कोई भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर मीटर यूनिट तो होगी होगी। तो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था वो ओवर हो चुका है। इसके बाद जो अगला करने वाले हैं अपन वो एक्सरसाइज है, और नो डाउट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज कवर करूँगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.2 की। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लगे रहने के लिए।